अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो खौफनाक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है आसिफ खान ने पेशावर से। आसिफ खान कहते हैं कि सर ये सच्ची कहानी है, लेकिन इससे जुड़े मेरे दोस्त भी जो हैं फिर से कहीं उस खौफ में मुब्तला ना हो जाएं, तो इसलिए मैं उनके नाम थोड़े से तब्दील करके आपको भेज रहा हूं, लेकिन ये मिलते जुलते ही उनके नाम हैं और जगह ना बताइएगा, बस पेशावर काफ़ी है। आसिफ खान कहते हैं ये कहानी है तकरीबन 2003 का बिल्कुल एंड होने जा रहा था और 2004 शुरू होने जा रहा था। हम 4 दोस्त, मैं यानी आसिफ खान, दूसरा रहीम, तीसरा शहजाद और चौथा काशी, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शहर की एक ऐसी ज़िंदगी जहां ये तीनों दोस्त एक खाती पीती फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ये वो लोग थे जिनके घरों के अंदर गाड़ियाँ, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब कुछ मौजूद होता है। मैं भी एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जहाँ मेरे वालिद एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। हम कॉलेज में इकट्ठे घूमते फिरते, शरारतें करते। शहजाद हम में से एक ऐसा हमारा दोस्त था जो बहुत ही बहादुर, लेकिन हर वक्त मजाक करने वाला, हर वक्त शरारत करने वाला, कोई ना कोई उसके दिमाग में शरारत चलती रहती और वो दोस्तों के साथ हमेशा शरारत ही करता। मुख्तलिफ छुट्टियों के मौके पे हम कभी किसी दोस्त की तरफ, कभी किसी दोस्त की तरफ जाते। तो एक दिन काशी बोला, आसिफ यार तेरा भी तो एक गांव है ना, वहाँ मुझे पता है कि तेरा कोई घर भी है, आबाई घर, तुम लोग वहाँ रहते नहीं हो, लेकिन क्या ख्याल है उसी साइड का प्रोग्राम ना बनाएं। तो उसी वक्त शहजाद भी आ गया और वो बोला हाँ भी क्या बातें हो रही हैं। इसी बात को डिस्कस किया तो वो भी शामिल हो गया। हाँ यार इस दफ़ा उसी गांव की तरफ चलते हैं, बल्कि मैंने सुना है उससे आगे तो पहाड़ों का सिलसिला है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा क्यों ना एक रात हम वहाँ पहाड़ों में गुजारेंगे और उसके बाद 1 या 2 रातें तुम्हारे उस आबाई गांव के अंदर घूमे फिरेंगे और उसके बाद हम फिर वापस आ जाएंगे। एक पूरा हमने प्रोग्राम शेड्यूल दिया जिसमें ये 3 रातें, 2 रातें मेरे गाँव में और 1 रात या 2 रात पहाड़ों में थी। हम चारों दोस्त गाड़ी पे रवाना हो गए। वालिद साहब ने इतला कर दी थी, वहाँ हमारे बहुत ही पुराने मुलाजिम, जिनको हम बचपन से चचा चचा कहते आ रहे थे, पठान थे वो भी, उनके वालिद साहब ने फ़ोन कर दिया था कि बच्चे आ रहे हैं, इनके लिए इंतज़ामात कर दीजिएगा। हम लोग सफ़र करते हुए रास्ते में जहाँ कहीं दिल करता रुक जाते। ये तकरीबन हमारा 1 से 1.5 हफ्ते का ट्रिप था, जिसमें 3 दिन या 4 दिन हमने गाँव के रखे हुए थे। मौज मस्ती करते हुए, फ़न करते हुए, मुख्तलिफ होटल्स के अंदर क़याम करते हुए हम मेरे गाँव पहुँच गए। उस गाँव के अंदर प्रोग्राम ये बना कि अभी हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं और वापसी पे देखेंगे तुम्हारे गाँव रुकना है या आगे क्या प्रोग्राम बनाते हैं। जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, इसी गांव के अंदर हमारे 2-3 घर हैं। हम लोग सफर करते हुए आगे पहाड़ों में पहुंच गए। रात का टाइम था। काशी खाना लेने के लिए गया हुआ था, होटल में ही थे। उसने कहा यार मैं ज़रा फलां जगह से वो चीज़ मैंने जो दिन को देखी थी मैं पकड़ के लाता हूँ। करीब ही वो शॉप्स थी। हम लोग बातें करना शुरू हो गए तो शहजाद बोला, आसिफ यार जो तुम्हारा घर है आबाई 2-3 हैं, तो क्या ख्याल है कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे हम मौज मस्ती कर सकेंगे यार, ज़रा गांव का टच हो, ज़रा पुराना स्टाइल हो और ज़रा इस तरह का हो। आसिफ बोला कि यार घर तो हमारे 2-3 हैं, लेकिन एक बहुत ही पुराना है, वहाँ नहीं चलते, वो वैसे भी खौफनाक है। तो शहजाद को बोला खौफनाक क्या मतलब, कैसा खौफनाक? आसिफ ने कहा यार उसकी कहानी बड़ी खौफनाक है, वो तो भाई ना ही जाए तो बेहतर है, वो तो मरने वाली बात है। शहजाद बोला मरने वाली बात क्या यार, बता ना। अब वो शहर के लड़के थे,
मैं भी शहर में ही रहता था, जिन भूत इस तरह की बातों पे हम कम ही यकीन करने वाले लोग थे। तो मैंने उसे कहा कि यार काशी आ जाए, फिर मैं कहानी सुनाता हूँ, बड़ी खौफनाक कहानी है। शहजाद बोला, यार वो डरपोक सा बंदा है, तू उसको छोड़, तू मुझे कहानी सुना। और मैंने उसको कहानी बताई कि हमारे जो चचा, जिनसे हमारा अभी वाले साहब ने राब्ता किया था, जो हमारे इंतजामात कर रहे हैं, 2-3 घर हैं, कभी वो उस घर में रहते रहे हैं, अभी भी उनके कुछ रिश्तेदार कभी ना कभी उस घर में रहते हैं। ये एक बहुत पुराना बना हुआ घर है और ये इस अंदाज का घर बना हुआ है कि इसके दरवाजे से जब आप दाखिल होते हैं तो इसके इर्द गिर्द प्लाट ही प्लाट है, खाली अकेला बना हुआ ये घर है। इसके दरवाजे से आप जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो दरवाजे के साथ ही बिल्कुल सहन जो सामने है, राइट साइड पे वॉशरूम टाइप बने हुए हैं, सामने बड़े से कमरे हैं और राइट साइड की जो दीवार है उसके अंदर भी एक दरवाज़ा लगा हुआ है। उस दरवाजे से आप जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो एक बहुत बड़ा प्लाट जो था, जिसकी अब 4 दीवारी काफ़ी अरसे से है, उसकी छत भी है, उसके अंदर एक कमरा भी मौजूद है। वहाँ पे एक पुराना कुआं जो आज भी मौजूद है और ये कहानी उस पुराने कुएं की है। शहजाद और आसिफ बड़े गौर से कहानी सुन रहे थे। आसिफ बोला, हमारे जो चचा हैं, अब तो ये बूढ़े हो गए हैं, इनकी एक बेटी थी जो इंतहाई हसीनो जमील थी। जब वो छोटी सी थी तो उस वक्त उसके हुस्न के चर्चे इस अंदाज में हो गए थे। पठानों के बच्चे वैसे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जब इसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल की हुई तो पहली दफ़ा घर के अंदर जब ये आई तो इसके जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए, इस अंदाज में कि घर वाले परेशान हो गए, जैसे कोई मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, क्या हो रहा है इसको। वो झटके मार रही थी और इधर उधर गिर रही थी। गांव के लोग जो समझ बूझ होती है टोटके करते हैं, उस हिसाब से टोटके करके उसको कवर करते रहे और जैसे कैसे वो कवर हो गई। लेकिन ये मामला शुरू ही अभी से हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि हर हफ्ते के बाद उसके वजूद को इस अंदाज में झटके लगते कि उसकी गर्दन एक साइड को ढलक जाती। वालिदैन परेशान होते, उसको पकड़ते, उसको हिलाते, हाथ पांव उसके मसलना शुरू कर देते कि क्या हो गया हमारी बच्ची को, और तो कुछ देर के बाद वो बेहतर हो जाती। ये सिलसिला चलते चलते आखिर वो राज खुल गया जो वालिदैन को दिल ही दिल में खौफ पैदा कर रहा था कि मामला कुछ और है। कि एक दिन उसी तरह गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और उसके हाथ पाँव टेढ़े होने शुरू हो गए और उसने अपनी आंखें खोल दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें वाइट थीं। आंखों का जो काला हिस्सा है ये गायब था, सिर्फ वाइट थी। ये एक शाम का टाइम था और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, हर तरफ एक अंधेरे का, शाम में अंधेरा हो जाता है। आंखें खोली तो उसने गर्दन को टेढ़ा किया और टेढ़ा करके कहका लगाना शुरू कर दिया। उस लड़की के अंदर से जो कहके की आवाज थी, क्लियर एक मर्द की आवाज थी। मर्द उसके अंदर हंस रहा था और हंसते हंसते वो बोला, अब ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। कुछ देर वो इसी कंडीशन में रही, हाथ पांव मुड़े रहे और उसी तरह उसकी आंखें सफ़ेद रहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे वो गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, उसी तरह गिर गई, बेहोश हो गई, उठी तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन वालिदैन इस आवाज़ को सुन चुके थे, समझ चुके थे ये तो किसी मर्द की आवाज़ थी। बेटी कैसे किसी मर्द की आवाज़ में बोल सकती है। उसको अगले ही दिन वो उस गाँव के एक पीर साहब थे, उस पीर साहब के पास लेके गए। पीर साहब ने उसको सामने बिठाया, कुछ देर पढ़ाई करते रहे और पढ़ाई करने के बाद जैसे ही उससे हम कलाम हुए, कौन है तू, बोल, तो वो बिल्कुल खामोश बैठी रही। पीर साहब फिर कुछ देर पढ़ते रहे, फिर उसके बाद बोले, हाँ कौन है तू। लेकिन लगता था जैसे उसके अंदर हाजिरी ही नहीं हुई, वो जो भी उसके अंदर था वो बोला ही नहीं। पीर साहब जब तीसरी दफ़ा पढ़ने लगे और हाजिरी नहीं हुई तो उन्होंने अपने जो उनके कारिंदे होते हैं उनको इशारा किया, तो वो एक सोटा लेकर आ गया, डंडा लेकर।
उस पीर ने डंडा अपने हाथ में पकड़ा और उससे बोला, बोल कौन है तू? अब भी तू ना बोला तो ये हाथ में देख मेरे क्या है, मैं इससे तेरी वो दुर्गत बनाऊंगा कि तू बोलने पे मजबूर हो जाएगा। तू जानता नहीं मैं कितना पहुंचा हुआ हूं, चल बोल। वो आगे से खामोश बैठी हुई थी और उसी वक्त उसने वो जोरदार डंडा उठाकर उसकी कमर में मारा, लेकिन इससे पहले कि उसकी कमर में लगता बड़े आराम से उसने हाथ ऐसे किया। बाकायदा लोग वहां पे देख रहे थे, चचा जो उसके वालिद हैं उस लड़की के, वो भी देख रहे थे। उसने आराम से हाथ, मतलब होता है ना तेजी से पकड़ना, उसने बहुत जोर से डंडा उसको मारा था, लेकिन उसने आराम से ऐसे हाथ किया और डंडा पकड़ लिया। वो सारे हैरान हो गए, जो सर झुकाए नीचे बैठी हुई थी, किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख रही थी। उसने आराम से ऐसे डंडा पकड़ा और यूं झटका मार के खींचा, डंडा फेंक दिया। और उसके बाद पीर साहब को शायद गुस्सा आ गया, या पीर साहब को ये पागल हो गए या क्या हुआ पीर साहब को, वो एकदम चीखे, तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं तेरे अभी बताता हूं, ये कहा और उठे अपनी जगह से उसके बालों में हाथ डालने के लिए कि उसको सर से पकड़ के, उसको बालों से जकड़ के उसको सबक सिखा सकें। क्योंकि वो अभी तक यही समझ रहे थे कि ये लड़की ड्रामा कर रही है, ड्रामा करते हुए ये सारा कुछ कर रही है, और उसने इस तरह डंडा खींच के भी फेंक दिया। उन्होंने कहा रुक मैं तेरा भी ड्रामा निकालता हूं। वो जैसे अपनी जगह से उठे, उस लड़की और पीर के बीच में एक फासला था, जैसे ही अपनी जगह से उठे और चलते हुए उसके जैसे ही पास गया और बालों के करीब अभी हाथ ही किया था कि उसी वक्त घर वालों ने देखा उस खूबसूरत सी लड़की ने अपना हाथ ऊपर किया और पीर की गर्दन में हाथ डाल दिया, और एक हाथ से उसकी गर्दन ऐसे पकड़ ली कि लगता था कि उसकी सांस बंद हो रही है। उसके हाथ पांव थर थर कांपने शुरू हो गए और पीर अपनी जगह पे ऐसे थर थर कांप रहा था जैसे किसी उसको ताकतवर जिन ने पकड़ लिया हो और वो उसको हिलने भी ना दे रहा, और उसके खरखरे से आवाज़ें आ रही थी, ऐसी नरखरे से उसकी आवाज़ें आ रही थी कि लगता था ये अभी गया अभी गया। उसके कारिंदे भागते हुए आए और जैसे ही आके पीर को उन्होंने छुड़वाने की कोशिश की तो जिसने हाथ से पकड़ा हुआ था उसी लड़की ने ऐसे धक्का दिया कि पीर साहब और उसके इर्द गिर्द लेफ्ट और राइट जो दो कारिंदे थे वो भी उड़ते हुए पीछे जा गिरे। और उसी वक्त उसी लड़की ने अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखा तो उसकी आंखें वाइट हो चुकी थी, और पीर साहब ने उसी लम्हे दौड़ लगा दी और उसके कारिंदे भी पीछे से दौड़ पड़े। कुछ देर वो उसी तरह अपनी आंखों की पलकों को झपकाए बगैर देखती रही। उसके बाद उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और आंखें बंद कर ली और बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वो उसको लेकर घर आ गए। अगले दिन वो पीर साहब के पास पहुंचे कि उनसे मशवरा कर सके, पीर साहब कल क्या हुआ, क्या सारी सूरत हाल थी। तो पीर साहब ने कहा उसके अंदर इतना ताकतवर जिन है कि उसको कोई कोशिश भी करेगा निकालने की तो वो उसको नहीं निकाल सकता। कोई बहुत बड़े इल्म वाला होगा अगर वो उसको निकाल सकेगा, ये मेरे बस में नहीं है। मैं समझा शायद वो ड्रामा कर रही है, लेकिन वो ड्रामा नहीं कर रही थी, वो हकीकत में उसके अंदर कोई जिन है। और कोशिश कीजिएगा उसको छेड़िएगा ना, वो बहुत ताकतवर है। फर्दी नाम उन्होंने तो मुझे नहीं बताया, मेरे जन्म में भी फर्दी नाम शमा आया, शमा ही कर देते हैं। वैसे पठानों के ये नाम होते नहीं है शमा। अब शमा को घर वाले तंग नहीं करते थे, वो मन मौजी हो चुकी थी। उसका जो दिल करता वो वही काम करती, जो दिल ना करता। सिर्फ अब फर्क ये हो गया था कि अब वो खाती पीती बैठती बातें करती, लेकिन जिस वक्त उसकी गर्दन ऐसे हिलना शुरू हो जाती थी उस वक्त घर वाले डर जाते थे कि हाजिरी होने लगी है, इस वक्त इसको तंग नहीं करना। और अक्सर वो दुपट्टे का भी ख्याल नहीं रखती थी, जिससे वालिदैन बहुत परेशान होते थे कि जवान बेटी है बाहर निकल जाती है और बगैर दुपट्टा पहने। उसको अपने कपड़ों का भी लिहाज नहीं होता था, कपड़े ठीक करने हैं, कैसे पहने हैं, कैसे हैं। एक दिन ऐसे ही वो घर से निकली तो वालदा चलती हुई उसके पास गई, ये कहां जाती है। वालिदैन के दिलों में तो एक धड़कन, खौफ, मजबूरी सब कुछ चल रहा होता है। तो वालदा खामोशी से उसके पीछे चलती हुई गई और इतना फासला रख के जा रही थी कि उसको पता ना लग सके कि मैं उसके पीछे आ रही हूं। तो ये शाम का टाइम था, तो वो चलती चलती एक ऐसे दरख्त के, जो पीपल का बहुत बड़ा दरख्त था, उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। लेकिन अंदाज ऐसा था बैठने का कि मां बैठ के देख के डर गई
जिस जगह पे वो पीपल का दरख्त था वो एक ऐसी जगह पे था जहां पे आबादी नहीं थी। उस गांव के अंदर जितने भी घर बने हुए थे वो बहुत पीछे रह गए थे, और वो चलती 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 एक पीपल के दरख्त के पास आई थी, और माँ काफ़ी दूर से उसका पीछा करते हुए फासला रख के आ रही थी कि देखा कि वो चलती हुई पीपल के दरख्त के पास गई है और इस अंदाज में चौकड़ी मार के पीपल के दरख्त की तरफ मुंह करके बैठ गया। अमूमन लोग जब दरख्त के नीचे बैठते हैं तो टेक लगा के बैठते हैं दरख्त के साथ, कमर पीठ जो होती है दरख्त की तरफ होती है, लेकिन वो इस अंदाज में बैठी थी कि उसने अपना मुंह उस दरख्त की तरफ कर लिया था और चौकड़ी मार के बैठ गई। कुछ देर वो इसी तरह बैठी रही और उसके बाद उसने अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ कर लिया, और जैसे ही उसने अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ कर लिया, माँ दूर थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन माँ को अंदाज़ा हो रहा था कि उसके होंठ हिल रहे हैं, वो कोई गुफ्तगू कर रही है ऊपर देख के। वो गुफ्तगू करती रही और उसके बाद माँ ने देखा अब वो उठने लगी है, तो माँ जल्दी से अपनी जगह से मुड़ी और भागती हुई उसके पहुंचने से पहले घर पहुंच गई। माँ तेजी से चलती हुई घर पहुंच गई थी, लेकिन माँ जब दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो माँ को एक शदीद झटका लगा। शमा माँ से पहले घर में मौजूद थी, और हैरत की बात यह थी कि जिन रास्ता तो एक ही था, 2-3 तो रास्ते थे नहीं गांव में जिस तरह के रास्ते होते हैं, और माँ तेजी से भागती हुई आई थी क्योंकि माँ देख चुकी थी बेटी पीपल के दरख्त के नीचे बैठ के दरख्त के ऊपर कोई है जिससे बातें कर रही है, अब उठने लगी है, यकीनन घर की तरफ आएगी। तो माँ ने दौड़ लगाई और पहले उससे पहुंच गई। अगर शमा दौड़ना भी चाहती तब भी इतना फासला था, माँ से पहले नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन जब वो घर पहुंची ना सिर्फ शमा सामने बैठी हुई थी बल्कि माँ को देख के मुस्कुराई और बोली, आज पीछा किया है दोबारा ना करना, वो सब जानता है। मैं वहां पहुंची थी, उसी ने मुझे बता दिया था तेरी मां पीछा करते हुए आ रही है। मतलब पठानी अपनी पश्तो में, आइंदा ऐसा ना करी मां, वो तुझे नुकसान पहुंचा देगा। मां भी एकदम से डर गई, खौफजदा होगी कि ये पहले पहुंची कैसे। मां अंदर चली गई, लेकिन मां को परेशानी लाहक हो गई थी कि हाँ ये तो आज मैंने देख लिया, पता भी है जिन है, सारा कुछ है, लेकिन मुझे इससे बात करनी है। मां इंतजार में थी, और कुछ दिनों तक ऐसा हुआ कि उसकी गर्दन फिर से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो गई और वो गोल गोल घूमना शुरू हो गई। मां समझ गई कि उसके अंदर हाजिरी होने लगी है। मां उसके सामने जाकर बैठ गई। मां तहिया कर चुकी थी कि मैं इससे बात करूंगी। मां ने उसे कहा, कौन है तू? और उसकी गर्दन जो ऐसे ऐसे घूम रही थी एकदम से रुक गई, जैसे वो चौंक सा गया हो, और उसने अपनी गर्दन को मां की तरफ उठाया। उसकी आंखें सफ़ेद थी, जिससे लगता था वो उसके अंदर हाजिरी हो चुकी है, और वो मां से देख के मां से मुखातिब हुई। लेकिन मुखातिब वो हो रही थी, होंठ शमा के हिल रहे थे, बोलने वाला कोई और था। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके यूं हैरानगी वाले अंदाज में मां को देखा, जैसे कह रही हो कि तुझे अभी भी अकल नहीं आई, तू अभी भी इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत कर रही है कि मुझसे पूछे। फिर से मां ने जुर्रत करके कहा, कौन है तू? मैं तुझसे डरती नहीं हूं, मारना है मार दे, मुझे मार दे, मेरी बेटी की जान छोड़ दे। तूने क्यों मेरी बेटी को कैद कर लिया है? क्यों तूने मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बना दी है? मेरी बेटी से कौन सी गलती हुई है? मेरी बेटी से कौन सा कसूर हुआ है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरी बेटी को छोड़ दे। मेरी बेटी बहुत मासूम है, मेरी तो कोई और औलाद भी नहीं, सिर्फ यही एक बेटी है। मैंने बहुत मोहब्बत से, बहुत नाज से इसी को पाला है, और बेटी भी मुझे खुदा ने चांद सी बेटी दी, लेकिन तूने उसके वजूद पे कब्जा कर लिया है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, इसको छोड़ दे। वो कुछ देर इस तरह एक साइड पे गर्दन किए टिकटिकी बांधे मां को देखती रही, और फिर से वो अंदर से बोला, हम इसको पसंद कर चुके हैं और ये अब सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हम अपने अलावा इसको किसी का भी नहीं होने दे सकते।
किसी ने भी इसको हमसे छीनने की कोशिश की तो हम उसे मार देंगे। और अब ये भी हमें चाहने लगी है, अब ये भी हमें अपना समझने लगी है। आप मां हैं इसलिए आपको समझा रहे हैं हम, हमारे बीच में आने की कोशिश मत कीजिएगा। आज ये जो आपको चलती फिरती घूमती हुई नजर आती है इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये यहीं पे मौजूद रहे। हम चाहें तो इसको अपने साथ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें ये कूदती खेलती भागती हुई ज्यादा अच्छी लगती है। बस पहली और आखिरी दफा जवाब दे रहे हैं, सोचना भी मत कि कोई हमें इससे जुदा कर सकेगा। अगर कोई जुदा करेगा तो वो अपना अंजाम भी देख लेगा। और उसके बाद उसने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया।